दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुखिया बाबा की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि पास्कल का मात्रक क्या है। देखिए आप ध्यान से और फिर इसका उत्तर दीजिए। तो पास्कल मात्रक है, किसका मात्रक होता है पास्कल? पास्कल हमारा जो मात्रक होता है वो भार का, दाब का, क्षेत्रफल का या घनत्व का। तो पास्कल जो मात्रक होता है वो दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का होता है। इस प्रकार से है P बराबर F बटे A। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है। इसको हम बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। इसका एक मात्रक जो मानक मात्रक होता है वो बल का हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि दाब का एक अन्य मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक। फिर आ जाइए संवेग। निम्नलिखित में अदिश राशि है। तो देखिए अदिश राशि पूछी हुई ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसमें संवेग, आवेग, त्वरण ये तीनों सदिश राशियां हैं। संवेग, आवेग, त्वरण ये तीनों सदिश राशियां हैं और कार्य हमारी कैसी है? अदिश राशि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कार्य। अगले प्रश्न में आ जाइए। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो आप सभी जानते हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। आपके यहाँ बिजली का बिल आता होगा, उसमें आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है? इतने किलोवाट बिजली की खपत हुई। तो विद्युत ऊर्जा में उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है ये? ऊर्जा का। तो ऊर्जा में टिक कर दीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए प्रकाश की जो चाल होती है अगर वो किलोमीटर में लिखी हुई है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये 3 लाख न लिखकर इसको 3 गुणे 10 की घात 5 लिखा गया है। लेकिन आप देखिए 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितने जीरो लगे हैं? 5, इसलिए 10 की घात 5 लिखा गया है। इसी में अगर किलोमीटर में न लिखकर इसको मीटर में लिखेगा तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे और ये 3 की घात 10, 3 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा। इस प्रकार ये बी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो सदिश राशि होती है वो कौन सी है? ऊर्जा है, संवेग है, कार्य है या दूरी है। तो इसमें कौन सी सदिश राशि होगी? ऊर्जा, कार्य और दूरी ये कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा कि संवेग। अभी संवेग, आवेग और त्वरण तीनों राशियां कैसी होती हैं? सदिश होती हैं। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग इससे हर साल कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ये जल के असामान्य प्रसार से संबंधित है। जल साधारणतया हम ये देखते हैं कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। तो देखेंगे आयतन का हमारा जो सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन बटे घनत्व। इस सूत्र से आप इतना समझिए कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? घटेगा। तो सामान्यतया आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होता है? घटता है। लेकिन हमारा जो जल है वो उसका जो प्रसार है वो असामान्य है। असामान्य का मतलब होता है कि जब जो द्रव होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसके विपरीत व्यवहार करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जो जल का आयतन होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या है? नहीं, घटता है। सॉरी, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? बढ़ता नहीं है, घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर क्या होता है? ये बढ़ने लगता है। ये सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार
करने लगता है। इसी में एक प्रश्न ये बनता है कि भाई जाड़े में हमारे जो नल होते हैं वो फट क्यों जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जब हमारा जो तापमान होता है, नल के अंदर जो पानी भरा होता है, वो जब ठंडा होने लगता है और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरने लगता है, तो उसका आयतन ठंडा होने पे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जबकि सामान्य द्रवों का अगर ठंडा हो रहे हैं सामान्य द्रव, तो क्या होता है, उनका आयतन क्या होता है, जो आयतन हमारा होता है सामान्य द्रव में, वो क्या होगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। लेकिन जल के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो नल क्या होते हैं, वो नल फूल आते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें दाब बना तो वो फट जाते हैं। तो इसका उत्तर आ जाइए। अब हम देख लेते हैं। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको गर्म किया जा रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन सबसे क्या होगा, कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन क्या होगा, सबसे, आयतन घटता है तो सबसे कम होगा। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। जब आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो जल के असमान प्रसार को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ढेर सारे प्रश्न इससे बनते हैं। निम्नलिखित में गतिज ऊर्जा नहीं है। दागी हुई गोली गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा है। हथौड़े से चोट करना, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन तना हुआ धनुष, तने हुए धनुष को हमने रोक रखा है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ना कि गतिज ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तना हुआ धनुष। यदि अगला प्रश्न पे आ जाइए। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें देख लीजिए, एक गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। इसमें आप एक बात समझ लीजिए मोटी सी, कि अगर गतिज ऊर्जा के संबंध में है और उसका वेग 2 गुना 4 गुना किया गया है, तो आप से गतिज ऊर्जा पूछी गई है कितने गुनी हो जाएगी। तो देखिए, आप सीधा सीधा जितने गुना वेग किया जाए उसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 गुना किया गया है तो 4 गुना हो जाएगी। अगर 4 किया जाए तो 4 चौको 16, 4 का वर्ग कर दीजिए, 16 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 4। अगले में आ जाइए। दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति कैसी होती है। तो देखिए, गतियाँ मुख्यतया 4 प्रकार की होती हैं। रेखी गति, वृत्तिगत, घूर्णन गति और आवर्ती गति इसमें दिया गया है। रेखीगत जो हमारी होती है, जब सैनिक क्या करते हैं, मार्च पास्ट एक सीधी रेखा में सरल रेखी गति होती है, उसको सरल रेखी गति कहते हैं। वृत्तिगत, जब वृत्ताकार मार्ग पर कोई गति करता है, जैसे इस तरीके के मार्ग पे, वृत्ताकार मार्ग पे कोई गति कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल वृत्तिगत कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही सूर्य के चारों तरफ, तो कैसी कर रही, वृत्ति गति कर रही। घूर्णन गति पे आ जाइए। जैसे लट्टू, लट्टू क्या होता है, अपने स्थान पे घूमता है। क्या करता है, अपने स्थान पे घूमता है। ठीक है ना। पृथ्वी भी हमारी क्या कर रही, घूर्णन गति कर रही, अपने स्थान पर घूम रही है। फिर आ जाइए आवर्त गति। इस आवर्त गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। तो पेंडुलम कौन सी गति करता है, आवर्त गति करता है। तो पेंडुलम का क्या होता है, एक सिरा निश्चित होता है और दूसरा सिरा क्या करता है, गति करता है। तो एक निश्चित दूरी तक ही वो आगे पीछे होता है। तो इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्त गति। नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। अब आप इसको ध्यान से समझिए और उत्तर बताइए कि आखिर इसका क्या होगा। अगर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, फिर बढ़ती है। तो देख लीजिए, जब कोई पिंड ऊपर कहीं पे ले जाया गया होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारी ये ऊर्जा संचित हो गई होगी। अब जब उसको वहाँ से छोड़ा जाता है, तो जब छोड़ा जाता है तो उसके वेग में निरंतर वृद्धि होती है, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। आगे आ जाइए। एक कार दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रही है, कार्य पर कार्यकारी घर्षण बल किस दिशा में लगेगा। देखिए, हम घर्षण बल के बारे में समझ लेते हैं। तो घर्षण बल हमेशा हमारा जो होता है विपरीत दिशा में लगता है। जिस दिशा में वस्तु कार अगर पूरब की तरफ जा रही है तो हमारा घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, पश्चिम। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, इसको रोकने का काम करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। घर्षण बल जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल,
लोटनिक घर्षण बल और द्रव घर्षण बल। तो इसमें मुख्यतया जो होता है वो स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक होता है। तो जो हमारा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल लगता है स्थैतिक में लगता है, उससे कम सर्पी में लगता है और उससे कम लोटनिक में लगता है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि किस में सबसे अधिक घर्षण बल लगता है। स्थैतिक घर्षण बल में क्या होता है कि जब दो तल आपस में दोनों तल गति कर रहे हों और घर्षण हो रहा है, जैसे हमारे हाथों, दोनों हाथों का रगड़ना, ये स्थैतिक घर्षण बल है। इसी प्रकार से सर्पी घर्षण बल जो होता है वो इस प्रकार का घर्षण बल होता है जैसे जिसमें एक तल, जैसे ताश की गड्डी का फेंटना, तो उसमें एक तल केवल घर्षण कर रहा है। जैसे और लोटनिक घर्षण बल वो होता है जैसे लट्ठे को लुढ़काना, तो ये हमारा लोटनिक घर्षण बल होता है, इसमें कम घर्षण बल लगता है। चलिए आगे हम आ जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कैंची उत्तोलक है, किस प्रकार का है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं किस प्रकार का उत्तोलक है, फिर इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो इसका उत्तर जो है जानने से पहले हम थोड़ा सा उत्तोलक के बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तोलक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कितने प्रकार के उत्तोलक होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो होता है ऐसा उत्तोलक जिसमें बीच में जो है वो क्या हो, आलम्ब, मतलब घूमने वाली, मूवमेंट करने वाली जो जगह है वो कहाँ होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए। तो आलम्ब कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बीच में होनी चाहिए। बाकी दो चीज़ें इसमें उत्तोलक में और होती हैं, एक को हम भार कहते हैं और दूसरे को अयास कहते हैं। ठीक है, एक को भार कहते हैं और दूसरे को अयास कहते हैं। भार जहाँ से काम हो उसको भार कहते हैं और अयास उसको कहते हैं बल को। भार जिस जगह से हमारा कार्य होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है जैसे कैंची पूछा गया है, तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है, कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। आप देखिए कैंची को पकड़िए और चलाइए, तो अब वो मूवमेंट कहाँ से कर रही है, या उसमें जो है उसका चलना कहाँ से हो रहा है, बीच से। तो बीच में क्या है, आलम्ब। और बल कहाँ से लगाते हैं, पीछे से लगाते हैं। और कार्य, कपड़ा कहाँ से कटता है, आगे से कटता है। तो इस प्रकार का कैंची हमारा कितना है, किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की अगर हम बात करें तो द्वितीय प्रकार का जो हमारा उत्तोलक होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है सरौता। क्या होता है, सरौता। ठीक है, क्या होता है, सरौता। जब मध्य में क्या आ जाता है, भार, एक सिरे पर आलम्ब और दूसरे सिरे पर क्या पहुंच जाता है, आयास। ये स्थिति जब आ जाती है तो हमारी, जब हम बीच से काम करने लगते हैं, तो जैसे सरौता। और आपने देखा होगा जो ये कूड़ा वाली गाड़ी होती है जिसमें पहिया कहाँ लगा होता है, आगे लगा होता है। तृतीय प्रकार के हमारे उत्तोलक जो होते हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, इसमें बीच में बल लगता है। कहाँ लगता है, बीच में लगता है, मध्य में लगता है। जैसे चिमटा आप पकड़ें, ऐसे पकड़िए चिमटा को, देखेंगे उसमें कहाँ से बल लग रहा है, मध्य से लग रहा है। और मूवमेंट उसका कहाँ से हो रहा है, वो घूम कहाँ से रहा है, पीछे से घूम रहा है। और काम कहाँ से हो रहा है, वो रोटी कहाँ से उठा रहा है, आगे से उठा रहा है। तो इस प्रकार का चिमटा हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा। चलिए हम फिर कभी इस पर वीडियो बनाएंगे कोई दूसरा। अभी हम प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हमारा कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं। देखिए सेकेंड मात्रक है, माह भी मात्रक है, वर्ष भी मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष आप जानते हैं किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश वर्ष। हाँ, इसके बारे में देखिए, इसको तो छोड़ दिया हमने, इस प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। एक कार दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रही है, तो अगर दक्षिण पूर्व की दिशा में जाएगी तो इसकी विपरीत की दिशा क्या होगी, यहीं पे देख लेते हैं। ये दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया ये दिशा, तो इसकी विपरीत दिशा कैसी हो जाएगी, इधर उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी, ये प्रश्न हमारा हो चुका है, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में बताइए। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम किलोमीटर में बताएं तो हमारी कितनी होती है, लगभग 6371 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम मीटर में कहेंगे तो इसमें क्या होगा, 3 जीरो और लग जाएंगे, इन अंकों को अगर हम गिन लें तो हमारे कितने, 4 ये 3 जीरो वो
7 अंक हो जाएंगे। इसमें 10 की पावर में दिया हुआ है, तो 5, 11, 8 नहीं हो सकते हैं। कौन सा सही होगा? 7। 10⁻7 लगभग 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 6। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु क्या करेगी? देखिए, तीनों बातों को मैं आपको समझा देता हूँ। जो उत्प्लावन बल होगा, अगर उत्प्लावन बल जो होता है, ये जल जो द्रव होता है, पानी होता है, ये अपनी तरफ से नीचे से ऊपर की ओर लगाता है। तो अगर ये उत्प्लावन बल कम होगा और वस्तु का भार ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। क्या होगी? डूब जाएगी। और दूसरी स्थिति ऐसी बन सकती है कि वस्तु उत्प्लावन बल अधिक हो और वस्तु का भार कम हो, तो क्या होगी? वस्तु तैरेगी। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है कि वस्तु उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो बराबर होने की स्थिति में क्या होगा? वस्तु तैरेगी, लेकिन डूब कर तैरेगी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न फिर से आ गया। इसी की बात हम कर रहे थे कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? तो देखिए, जब जल को आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, ये जल का असामान्य प्रसार होता है। ये जल के साथ ही ऐसा होता है कि ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है? इसका आयतन घटता है, और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नहीं घटता है, फिर बढ़ता है। फिर आ जाइए, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब कितना होगा? देख लीजिए, इसका सूत्र होता है P बराबर F/A। ठीक है, तो कितने न्यूटन बल लगाया गया है? 100। कितने वर्ग मीटर पे लगाया गया है? एरिया हो गया ये, एरिया, F बल, फोर्स हो गया। तो भाग दे देंगे, आप देखेंगे 100 को भाग देंगे 20, मात्रक यही आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा सही हो जाएगा? 2। D, बल में सदैव होता है। देखिए, बल एक सदिश राशि होती है। तो बल में जब जो राशियां सदिश होती हैं, परिमाण मतलब उसके मान से मतलब होता है, परिमाण और दिशा क्या होता है? दोनों होगा। पेशी बल प्रयुक्त होता है। पेशी जो हमारी पेशियां होती हैं भाई, मोटर कार में नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं, साइकिल चलाने में हमारी पैर की पेशियां क्या करेंगी? पेशी बल लगाएंगी। कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं? हाँ, सभी गांव के लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, उन्होंने कुआं को देखा होगा। किसका प्रयोग करते हैं? घिरनी का। किसका प्रयोग करते हैं? घिरनी का। वस्तु को हाथ में ऊपर उठाते समय किस प्रकार का बल लगता है? देखिए भाई, किस प्रकार का बल लगेगा? विद्युत बल, कोई मतलब नहीं है। चुंबकीय बल, कोई मतलब नहीं है। गुरुत्वीय बल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कौन सा बल लगेगा उसको उठाने के लिए? पेशी बल लगेगा। निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? देखिए, संपर्क का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने पर वो उत्पन्न होता है। तो संपर्क बल गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल नहीं। ये दूर भी रहेगा तब भी ये बल लगते हैं। घर्षण बल ऐसा होता है, जब तक संपर्क में नहीं आएगी वस्तु तब तक घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। हम आगे आ जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 24 की हम बात कर लेते हैं। एक गीले फर्श पर सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि, ध्यान से देखिए, गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है? नहीं, गीला होगा तो ज़्यादा घर्षण कैसे प्रदान करेगा? घर्षण का मतलब रुकावट से है कि रोके हमको। गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है। एक गीले फर्श पर सावधानी से चलना चाहिए क्यों? ठीक है, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही। आगे जाने की ज़रूरत नहीं, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करेगा, ये इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? देखिए भाई, जूतों में खांचे बना दें, हम गिरेंगे नहीं, आसानी रहेगी, ये बढ़ाएगा। वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करें, ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर, अब कैरम पे अगर महीन पाउडर डाल देंगे तो उसकी गोटी क्या होगी? और तेज़ी से खिसकेगी, घर्षण नहीं करेगी, रुकावट नहीं करेगी। यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण तल पर दाब, अब देख लीजिए, एक सूत्र होता है P बराबर HDG। क्या होता है? H ऊंचाई है, D घनत्व है, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव की ऊंचाई बढ़ेगी तब भी दाब बढ़ेगा,
घनत्व बढ़ेगा तब भी दाब बढ़ेगा और जी का मान नियत रहता है। तो क्या हो जाएगा, अगर द्रव की गहराई ऊंचाई का मतलब गहराई से है, यहाँ पे जो गहराई है, यच क्या है, गहराई है, तो गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, पंखे के ब्लेड की गति वृत्तिगत बिल्कुल सही है। मार्च पास्ट करते हुए सिपाहियों की गति घूर्णनगत, एक सही मिल गया, बस आगे हम नहीं जाएंगे, इसने सही पूछा है। घूर्णनगत ये भी गलत है। झूलते बच्चे की गति सरल रेखी गति नहीं होती है, ये दोलन या आवर्त गति होती है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी वृत्ति गति करती है, तो पंखे के ब्लेड की गति वृत्तिगत बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। इधर आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, एक पिंड पर लगाया गया बल क्या कर सकता है, उसे विराम में ला सकता है, उसकी गति बढ़ा सकता है, उसकी गति घटा सकता है। बल सभी प्रकार के परिवर्तन कर सकता है, इसलिए उपर्युक्त में से जो इसका उत्तर होगा वो सभी होगा। अब इसके आगे हम आगे के प्रश्नों पर फिर एक वीडियो बनाएंगे।